नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में आज हम बात करेंगे असम में कैसे नाम की महिमा से वैतरणी पार करने में लगी है बीजेपी। साथ ही कांग्रेस की हम भी डूबेंगे तो आपको भी ले डूबेंगे सनम वाली राजनीति पर, केजरीवाल की राष्ट्रीय फलक पर छाने की महत्वाकांक्षा पर, साथ ही टीकाकरण को लेकर जिस तरीके की लापरवाही चल रही है उस पर पीएमओ की नजर, किसान आंदोलन के नाम पर कैसे आड़तियों का पक्ष ले रही है सरकारें और नेता, इसी तरीके से कुल 6 खबरों का डोज। पूरे देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं। चाहे सियासी सूरमा हो या राजनीतिक पंडित, सभी अपना अपना विश्लेषण देने में जुटे हुए हैं। लेकिन सियासी लड़ाई सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही दिलचस्प नहीं है, उससे कमतर लड़ाई आसाम में भी नहीं लड़ी जा रही है। वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने चाय बागान पर फोकस किया हुआ है, वहीं बीजेपी ने नाम की महिमा के आगे बढ़ना शुरू किया है। और ये नाम की महिमा बीजेपी को हमेशा सूट करती है, चाहे वो राम नाम की महिमा हो या फिर असम में किस नाम के सहारे वो आगे बढ़ रही है, ये हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रखा है, ठीक उसी तरह से नाक की लड़ाई असम में भी लड़ी जा रही है। कांग्रेस ने भी अपने पुराने सियासी किले को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। असम में जारी सियासत की इस चुनावी लड़ाई में मुद्दे विकास के भी हैं, बुनियादी जरूरतों के भी हैं और रोजगार के भी हैं। इसके साथ ही भले ही इंटेंसिटी कम हो गई हो, लेकिन सीएए और एनआरसी की गूंज भी असम में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है, जिसके दम पर कांग्रेस बीजेपी के मिशन विजय को रोकने में जुटी हुई है। अभी राहुल जी ने जो वादा किया है ना, ये झूठा वादा है, सब कुछ समझ में आ ही गया है। 365 रुपए करने की बात। देखिए, इतना इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा है। आप सोच लीजिए, 6 घंटा के अंदर वो बोला है कि सत्ता में आने का 6 घंटा के अंदर वो 365 तक मंजूरी को बढ़ाएंगे। कितना झूठा वादा किया। ऐसा लोगों को ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। कांग्रेस बगान के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, तो बीजेपी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का फार्मूला है नाम घर। राज की बात यह है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और असम की सामाजिक आस्था के केंद्र हैं नाम घर, जिन्हें उपेक्षा की दरारों से बाहर निकालकर बीजेपी सरकार ने बूथ लेवल तक अपनी बुनियाद को बुलंद किया। दरअसल वैष्णव परंपरा के संवाहक और आसाम के सर्वमान्य व सर्वश्रेष्ठ आचार्य श्रीमंत शंकरदेव ने यहाँ पर नामघरों की स्थापना की। ये नामघर भक्ति आंदोलन जन जन तक पहुँचाने में सहायक साबित हुए और ये नामघर ही सामाजिक संवाद का केंद्र भी बन गए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी तो उस समय यहाँ पर इनकी उपेक्षा हुई। जब बीजेपी यहाँ पर आई तो उसने सबसे पहले इन नामघरों पर ही फोकस किया। असम के वित्त मंत्री हिमंतो विश्व शर्मा ने 8000 नामघरों को 2.5 लाख रुपए असोम दर्शन योजना के तहत आवंटित किए। इसके बाद जाहिर तौर पर भक्ति आंदोलन की ये जड़ें जिस तरीके से लोगों तक पहुंची, उसका सियासी फायदा मिलना बीजेपी को तय नजर आया। इसका असर यह हुआ कि बदहाली के मुहाने पर पहुंच रहे नाम घरों का जीर्णोद्धार हुआ, सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण हुआ, तो वहीं इन नाम घरों से जुड़े अनुयायियों के मन पर बीजेपी की अच्छी छाप बन गई है। और राज की बात यह है कि नाम घरों पर बीजेपी के फोकस से सियासी बिसात पर बुलंदी पहले से ज्यादा होती दिख रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखकर गए हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो वैसे उन्होंने तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वैतरणी पार करने का मंत्र दिया था, लेकिन कलयुग में सियासत में भी नाम जप से सियासी वैतरणी भी पार हो जाती है। और बीजेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राम के नाम से वो कैसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से असम में जो नाम घर की पुनर्स्थापना और सुंदरीकरण हुआ है, उससे जाहिर तौर पर वैष्णव परंपरा ही नहीं, सनातन संस्कृति को मानने वालों के दिल में बीजेपी के लिए खास जगह बनी है। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। भले ही पूरी तरीके से भारत कांग्रेस मुक्त ना हो पाया हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी को
राज्यों से लेकर देश यानी राष्ट्रीय फलक पर भी बिल्कुल सिकोड़ के रख दिया। अब कांग्रेस के लिए मजबूरी ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को परास्त किया जाए। अब वो जीत के लिए नहीं सोच रही है, वो बीजेपी को हराने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है और उसकी सारी रणनीति इसी पर है कि किसी तरीके से बीजेपी हारे। और ये राहुल गांधी की हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे वाली सियासत पर बताते हैं आपको राज की बात। कांग्रेस का मानना है कि तात्कालिक नुकसान उसे जरूर होगा, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति के लिहाज से किसी भी तरह से बीजेपी की हार सबसे अहम है। इसके लिए जहां बीजेपी के वोट बैंक को कमजोर कर सकती है वहां वो करने की कोशिश है। इसके लिए वह जहां पर मजबूत थी वहां भी सहयोगियों के सामने झुकने को तैयार है ताकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी तगड़ी हो। साथ ही मुद्दों में भी वह बीजेपी के समांतर ही चलने के लिए केसरिया पार्टी की चाल चलने से भी गुरेज नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व चाहता है किसी भी कीमत पे ममता की हार हो, जो कि उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को परास्त किया जाए। इसलिए स्थानीय नेतृत्व की भविष्य की आशंकाओं को खारिज करते हुए साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि बीजेपी को हराना ही मकसद होना चाहिए और इसी लिहाज से सारी रणनीति बन रही है। यही कारण है कि गो सेवा और गो तस्करी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी की लाइन पकड़ी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने गौशालाएं खुलवाने का वादा किया है। जाहिर है हिंदुत्व के पक्ष वाले वोटों को लुभाने की यह कोशिश है। इतना ही नहीं, बंगाल के सीमावर्ती राज्य असम में कांग्रेस ने किसी भी तरह जीत सुनिश्चित करने के लिए बदरुद्दीन अजमल तक की पार्टी से समझौता किया है। मगर मुद्दा असम में गो तस्करी को बनाया जा रहा है। ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि असम में सर्बानंद सोनोवाल सरकार में बांग्लादेश के लिए गो तस्करी बढ़ गई है। बांग्लादेश सीमा से जुड़े दोनों ही राज्यों में इस तरह से एक में जीत के लिए तो दूसरे में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है। राज की बात तो ये भी है कि जिस पुद्दुचेरी में कांग्रेस मुख्य पार्टी होती थी वहां भी बीजेपी की संभावनाएं प्रबल देखते हुए बड़ा दांव खेला है। पुद्दुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 विधायक केंद्र नामित करता है। यहाँ पर जो कांग्रेस गठबंधन हमेशा 20 के करीब सीटें लड़ती थी, उसमें वह डीएमके को लगभग अपने बराबर लेकर आई है। डीएमके को 13 सीटें दी हैं और खुद सिर्फ 2 ज्यादा यानी 15 सीटों पर लड़ रही है। समझौते में आमतौर पर कांग्रेस तमिलनाडु में कम सीटों पर लड़ती थी और डीएमके की ज्यादा होती थी। वहाँ पुद्दुचेरी में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें होती थी। अभी स्थिति पलटी है। तमिलनाडु में तो डीएमके ज्यादा सीटों पर लड़ ही रही है, बल्कि पुद्दुचेरी में भी वो बड़े भाई बनने की तरफ अग्रसर है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पुद्दुचेरी में कांग्रेस हमेशा गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उसने डीएमके को सीट दी है और अगर कहीं डीएमके का स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता है कांग्रेस से, तो यहाँ पर भी कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को इससे फर्क नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी का खेल बिगाड़े। जहां पर बीजेपी की जीत की संभावनाएं प्रबल हैं, वहां पर वो सबल गठबंधन बनाकर उसको रोक दे और इसके लिए उसे अपनी लाइन कमतर करके भी बीजेपी की लाइन छोटी करने से गुरेज नहीं है। तीन कृषि कानूनों के नाम पर चल रहे किसान आंदोलन के साथ जैसे एक दुष्चक्र बन गया है। वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंसता जा रहा है जिसका एक दरवाजा पार होता है तो एक नया फरेब सामने आ जाता है। और आपको पता ही है कि कितनी सरकारें और कितने किसान संगठन हैं कि किसान संगठनों को तो संयुक्त किसान संगठन का बैनर तक टांगना पड़ा। लेकिन जब आगे बात बढ़ती है तो पता चलता है कि नाम किसका है और काम किसका हो रहा है। बात किसानों की हो रही है, लेकिन उसके पीछे मंतव्य, सियासत और मुद्दा कहीं कुछ और ही है। तो राज की बात में आगे खोलते हैं इसका नया दरवाजा। अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा।
राज की बात यह है कि जिस आंदोलन को आप किसानों की लड़ाई मान रहे हैं, जिस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे नेताओं को आप किसानों का रहनुमा मान रहे हैं, जिन पार्टियों और सरकारों को आंदोलन के समर्थन में खड़ा हुआ देख आप किसानों का हितैषी मान रहे हैं, दरअसल वो सब किसानों के नाम पर खेल कर रहे हैं। खेल भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इतना बड़ा कि अन्नदाता को भी बिचौलियों के मकड़ जाल से मुक्ति ही ना मिले। राज की बात यह है कि जिन आड़तियों के नाम पे ये किसान आंदोलन के सूरमा नागभौ सिकोड़ते हैं, वास्तव में बैकडोर से उन्हीं के पीछे का काम कर रहे हैं। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि भूल भुलैया में घूमते घूमते आगे बढ़ते हैं, तो एक और सामने चेहरा आ जाता है। और इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले जरा किसान नेताओं पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा खोलने वाले तमाम नेताओं में से एक नेता हैं डॉक्टर दर्शन पाल। किसानों के बीच मसीहा की छवि बनाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आढ़तियों को अन्नदाताओं का दुश्मन बताते आए हैं और उन पर लगाम लगाने की मांग से भी कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब कृषि कानूनों के जरिए किसानों तक सीधा फायदा पहुंचाने की बात केंद्र सरकार ने की, तो दर्शन साहब के मन में दबा आढ़तियों का प्रेम खुलकर सामने आ गया। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल आढ़तियों के हित पर अड़ने लगे। किसानों के हित के नाम पर आंदोलन और आंदोलन के लिए समर्थन के फरेब में ये तस्वीर बानगी बन गई। किसान एकता जिंदाबाद, भारत जरूर। ये तो रही किसान नेताओं की बात, लेकिन अब जरा राजनीतिक दलों पर आ जाते हैं। और एक और आपको राज की बात बताते हैं इसी सिलसिले में कि कांग्रेस किसानों के नाम पर हल्ला तो बोल रही है, लेकिन कैसे इसके जरिए वो सियासी खेल में मशगूल है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जैसे ही एमएसपी की रकम सीधे किसानों के खाते में पहुंचाने के लिए सूची मांगी, तो ऐसा करने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया। यानी बिना आढ़तियों या बिचौलियों के ये रकम किसानों के खाते में न जा पाए, इसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ही उत्तरदायी है। आढ़तियों का पंजाब में सबसे बड़ा नेटवर्क है और नए निर्देश के खिलाफ आढ़तियों ने आंदोलन का आह्वान भी किया था। शायद यही वजह रही कि सियासत के लिए अन्नदाताओं का समर्थन करने वाली कांग्रेस अपने शासन वाले राज्य में आढ़तियों के साथ खड़ी हो गई। ऐसे में सवाल सीधा सा है कि क्या किसान आंदोलन के नाम पर केवल सियासी जोर आजमाइश चल रही है? कोई सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिए आंदोलन का समर्थन कर रहा है, तो कोई किसान नेता से मेन स्ट्रीम राजनीति में दाखिल होने के लिए आंदोलन का समर्थन कर रहा है। तो यह सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जब ये आंदोलन किसानों का है, किसानों के लिए है, किसानों के हितों की चिंता को लेकर है, तो फिर आढ़तियों की चिंता क्यों हावी हो रही है? ये राज की बात सामने आने के बाद ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियासी सूरमा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साध रहे हैं, नेता अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आढ़तियों के कमीशन खोरी का नेटवर्क जारी रहने की मुहिम बैकडोर से जारी है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर होती रहती है। इसका कारण है कि जिस तरीके से उनको सफलता मिलती दिखाई पड़ती है या असफलता मिलती है, उस हिसाब से उनका मानस बनता है। तो सूरत के निकाय चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को थोड़ी सफलता मिली, उसके बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय फलक पर छा जाने की फिर से हिलोरे मारने लग गई हैं। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली के फार्मूले पर आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में वो जो करने जा रहे हैं वो बीजेपी की ही रणनीति से बीजेपी को पस्त करने की तैयारी है। दिल्ली में बिजली हाफ पानी माफ ने केजरीवाल को विजयी बनाया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार इसी फार्मूले के सहारे आपने देश की राजधानी में अपना परचम फहराया। लगातार तमाम राज्यों में विस्तार के लिए आतुर आपको पंजाब में तो अच्छी सफलता मिली, सत्ता के करीब तक पहुंची, लेकिन अन्य राज्यों में बात चारों खाने चित हो गई। इधर दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार को समस्या आने लगी, तो उन्होंने इसी राज्य में फोकस किया। उन्हें लगा कि नई सियासी फसल बोने के चक्कर में कहीं दिल्ली की उनकी लहलहाती सियासत को कोई काट ना ले जाए। कुछ दिन शांत धारण करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने फिर से पैर पसारने की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया है।
यूपी में तो केजरीवाल दिल्ली के सुपरहिट फार्मूले यानी बिजली हाफ पानी माफ के साथ उतरने जा रहे हैं। संजय सिंह पूरा जोर लगाए हुए हैं और संजय सिंह तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स के भी संपर्क में हैं जो दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई अवलंब चाहते हैं, तो वो झाड़ू पर सवार हो सकते हैं। और साथ ही बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं उनको भी साथ लाने की तैयारी है। और केजरीवाल इस दावे के साथ उतरेंगे कि देखिए दिल्ली में सब कुछ ठीक कर दिया, बेरोजगारी भी ठीक हो गई है और जो भी दिल्ली सरकार के हाथ में था वो सब दुरुस्त कर दिया गया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ठीक कर देने के वादे के साथ में आम आदमी पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आप बेहद आक्रामक हैं। पंजाब की तरह उत्तराखंड में उसे भविष्य की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपने बीजेपी की तरह दूसरे दलों के मजबूत स्तंभों को तोड़कर अपने खेमे में लाने की बिसात बिछाई है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल के बड़े दिग्गजों को पार्टी में शामिल करा पूरी फिजा बदल दी बीजेपी ने, वैसा ही कुछ आप भी उत्तराखंड में करना चाहती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में तो कांग्रेस के करीब 40% असंतुष्ट नेता पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं। वहीं बीजेपी में भी हाशिए पर चले गए कुछ पॉकेट में प्रभाव रखने वाले नेता भी लगातार संपर्क में हैं। केजरीवाल ने उत्तराखंड में इन सभी असंतुष्टों की भूमिका तय कर ली है, चाहे वो संगठन को लेकर हो या फिर उनको टिकट देने को लेकर। मसलन जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से थोड़ा भी दागी उम्मीदवार होगा, उसकी तुलना में अच्छी छवि के व्यक्ति को खड़ा करके आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है सैनिकों या पूर्व सैनिकों के परिवारों के बीच में पैठ बनाना। उसके लिए उन्हें एक बड़े चेहरे की तलाश है जो अभी भी जारी है। कोरोना वैक्सीन आने के बाद ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया की रफ्तार रोक देने वाली ये महामारी काबू में आ रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के कान खड़े कर दिए हैं। चिंता इस बात की है कि कैसे अब इसकी दूसरी लहर को रोका जाए। लेकिन राज्य की बात में इससे भी बड़ी चिंता की बात है वो सिस्टम जनित है कि अगर इस पर सिस्टम को काबू करके नहीं रोका गया तो समस्या गंभीर हो सकती है। राज की बात यह कि जो हिंदुस्तान दुनिया के तमाम देशों के लिए वैक्सीन भेजकर कोरोना संक्रमण को मैनेज करने में विश्व की मदद कर रहा है, उसी हिंदुस्तान में वैक्सीन की डोज बर्बाद हो रही है। राज की बात यह कि कोरोना से लड़ाई के मामले में केंद्र सरकार की अब सबसे बड़ी चिंता और चुनौती वैक्सीन की बर्बादी को रोकने की आ गई है। देश भर के राज्यों में जो वैक्सीन भेजी गई उसकी लगभग 6.5% डोज बर्बाद हो गई। राज की बात में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वैक्सीन को खराब होने से रोकने के लिए आखिर किस प्लान पर सरकार काम करने जा रही है और किस तरह से बर्बादी के आंकड़ों को 0 के लेवल तक पहुंचाया जाएगा। राज्यों को भेजी गई लगभग 7 करोड़ वैक्सीन की खुराकों में से 23 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक बर्बाद होने के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है और अब वैक्सीन के प्रयोग की रियल टाइम मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र से भेजे जा रहे वैक्सीन के प्रयोग में सही मैनेजमेंट के न होने से डोज खराब हुई और अब बेहतर प्रबंधन के साथ हर लॉट का इस्तेमाल हो, इसकी जिम्मेदारी और निगरानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए अब जो प्लान बना है उसके मुताबिक राज्यों को अब हर रोज नहीं बल्कि हर घंटे में वैक्सीन के इस्तेमाल की रिपोर्ट केंद्र को देनी होगी। मंत्रालय में कोरोना की एक डोज के इस्तेमाल की जानकारी होगी, कौन सा लॉट कब भेजा गया, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका ब्यौरा हर घंटे राज्यों को केंद्र सरकार को देना होगा। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के अपने अधीनस्थों को निर्देश देने के साथ साथ राज्यों को भी कहा है कि कोरोना की वैक्सीन अमूल्य निधि है और अगर एक भी वैक्सीन खराब होती है तो ये आपराधिक है, तो इसको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं और इस पर पूरी निगरानी केंद्र सरकार रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय अपने स्तर पर, लेकिन उस पर पीएमओ की भी गहरी नजर है। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे देखना मत भूलिए राज की बात, और तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे।